तो स्टूडेंट्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे मेरे जो आज आने वाले सभी वीडियो लेक्चर है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे नेक्स्ट चैनल मैथ्स गुरुजी को सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें मैं मैथ्स से संबंधित अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको देता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और आज देखते हैं कि हम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वर्क पढ़ाने वाला हूँ। वर्क की जो एक सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको कई सारे पार्ट आपको दे रखे हैं, तो उस सीरीज के अंतर्गत आज की जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास आती है ऑक्सिलरी एंड मॉडल। इन दो वर्ड्स को आप आज जानेंगे। इसमें संभव है कि क्लियर पूरा चैप्टर ना हो पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर आज क्लियर कर दे। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी होती कौन कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होती है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो टेंस में मेन वर्ब के साथ यूज होती है। अगर टेंस में नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती हैं, लेकिन अगर सेंटेंस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर टेंस तक किसी भी पार्ट में है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। क्लियर? तो चलिए इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कैसे वर्क करती हैं। अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। अर्थात कि इसमें कहा जाता है कि ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब वे वर्ब होती है जो टेंस के फॉर्मेशन में मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि अदिति इज ईटिंग द गुआवा। क्लियर? तो इसमें इस जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और ये ईटिंग की हेल्प कर रहा है। क्लियर? जैसे अब यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यू हैव रिटन द लेटर। क्लियर? इसमें हैव जो वर्ड है हमारा, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर? तो इसे डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट्स बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? अब ये जान के रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 12 प्रकार की होती हैं, और उन 12 प्रकार की वर्ब को हम लोग 24 की संख्या तक उसका विस्तार कर सकते हैं, यानी 12 प्रकार की वर्ब 24 प्रकार की बनाई जा सकती है। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 12 ही प्रकार की होती है, जिसका मैं आपको एक चार्ट बना दे रहा हूं। उस चार्ट में उन 12 वर्ब को 24 प्रकार से किस प्रकार से विस्तारित किया जाता है वो आप नोट कर लीजिए, जो आपके अगले इंग्लिश के टेंस में जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश का टेंस पढ़ेंगे, वो आपके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो अब मैं आपको चार्ट बनाने के बाद ही उस 12 प्रकार की वर्ब को दिखाता हूं और बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब की चार्ट है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसा कि आप लोग देखते हैं कि 12 प्रकार की मैंने बताया है। तो 12 प्रकार की कुछ ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब है, और बताया इन 12 प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब को 24 प्रकार बनाया जा सकता है। अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ये 24 प्रकार की बनाई जा सकती है। अर्थात इन 12 प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब को आप 24 प्रकार से यूज कर सकते हैं, और ये हमारी दो भागों में विभक्त रहती है। एक हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी जो बी, डू और हैव के रूप में होती है, एक हमारी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। अब हम लोग एक एक शब्द को, एक एक भाग को, इसके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले डिफाइन करके क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिफाइन करेंगे और उसे क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि ये चार्ट आपको आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसको समझने में बहुत ही सहायक होगा। क्लियर? और इस चार्ट को आप लोग बना लीजिए, और बनाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी वर्ब क्लियर करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे नेक्स्ट चैनल जिसका नाम है मैथ्स गुरुजी, जिस पे मैं अच्छी अच्छी ट्रिक्स देता हूँ मैथ की, वहाँ पे जाके आप उसे सब्सक्राइब करके वहाँ के मैथ के वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि जैसा अभी आपने पिछली स्लाइड में जो स्लाइड मैंने साफ की उसको आपने देखा होगा कि उसमें मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी ये दो भागों में बांटी गई थी। इसमें आपने लिखते समय एक चीज देखी होगी कि कुछ ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में नहीं मिलती है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब आपको पास्ट टेंस में नहीं मिलती है। यदि कोई भी ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी जिसका पास्ट फॉर्म ना हो उसे पास्ट टेंस में आपको यूज करना पड़े। 100 में कहीं एक संभावना ऐसी बनती है कि कहीं ऐसी ऑक्सिलरी जिनका पास्ट फॉर्म ना हो रहा हो उनको अगर पास्ट टेंस में यूज करना हो तो 100 में ऐसी कोई एक संभावना बनती है। अगर उसमें ऐसी संभावना बनती है तो आप लोगों को ये प्रेजेंट फॉर्म उठा के पास्ट में यूज कर देना रहेगा। क्लियर? तो कुछ इसकी शर्तें हैं, जो कुछ इसके कंडीशंस हैं, मैं उन कंडीशन को लिखे दे रहा हूं आपके लिए, उन कंडीशन को आप नोट कर लेंगे जिससे आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं कि जैसे जो शर्त मैंने बताई थी कि इसमें आप लोगों को एक तो पहली बात मैंने ये लिख दिया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती है, फिर मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती है। अब इस मॉडल ऑक्सिलरी में कुछ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमें पास्ट फॉर्म में दिखाई देती है, जैसे कि शुड हुआ, वुड हुआ, माइट हुआ, कुड हुआ, और भी जो वर्ब्स हमें पास्ट फॉर्म में दिखाई देती है। तो उन पास्ट फॉर्म की वर्ब्स को हम लोग केवल पास्ट टेंस में यूज करेंगे, इसकी कोई पक्की शर्त नहीं है। आपको इनमें से अनेक वर्ब ऐसी मिल जाएंगी जिनको हमें प्रेजेंट टेंस में भी यूज करना रहेगा और फ्यूचर टेंस में भी यूज करना रहेगा, और उनको वहां पे हम प्रेजेंट टेंस के सेंस में यूज कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस के भी सेंस में यूज कर सकते हैं। यानी इस शर्त के अनुसार ये होता है कि पास्ट फॉर्म में दी गई ऑक्सिलरी वर्ब केवल पास्ट फॉर्म में ही नहीं यूज होती है, उनको प्रेजेंट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी उनको उन्हीं के सेंस में यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसकी अगली और शर्त देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ रूल्स है हमारे पास कि बी, डू, हैव, विल, नीड और डेयर, ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं और किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करते हैं। और दूसरी मेन बात यह होती है कि ऑक्सिलरी वर्ब का जो कंजंक्शन मेन वर्ब है मेन वर्ब की तरह नहीं होता है। कंजंक्शन क्या होता है? मेन वर्ब में जो कंजंक्शन किया जाता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। जो आप बनाते हैं वर्ब की जितनी फॉर्म होती है वो वर्ब की कंजंक्शन कही जाती है। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब की कंजंक्शन नहीं की जाती है। लेकिन जब यही शब्द हमारे पास बी, डू, हैव, विल, नीड, डेयर, ये सारे वर्ड हमारे जब मेन वर्ब की तरह यूज होने लगते हैं तो इनकी कंजंक्शन होती है, यानी इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। वो किस प्रकार से बनाई जाती है उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं। उस चार्ट को आप देखिए, उसको अध्ययन कीजिए और आप ये जान जाएंगे कि वह जो जब ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो उनका कंजंक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हम लोगों को ये ऑक्सिलरी वर्ब जब भी मेन वर्ब के रूप में यूज होती है तो इनकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लिखी है वो किस प्रकार से होती है। जैसे बी की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म में एम और आर आता है, सेकंड में वाज वर आता है, थर्ड में बीन आता है, फोर्थ में बीइंग आता है, फिफ्थ में इज आता है। अर्थात वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी इस बी की इज फॉर्म बनती है। क्लियर? डू के साथ डू, डिड, डन, डूइंग, डस। यहां भी हैव के साथ हैव, हैड, हैविंग, हैज। ये तो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। लेकिन जब ये सारी चीजें मेन वर्ब के रूप में यूज होती है तो इनका एक अलग अर्थ निकल के आता है। जैसे विल माने होता है इच्छा करना, तो इनकी नॉर्मल सी जो वर्ब की फॉर्म बनती है वो बना देते हैं हम लोग। फिर या नीड माने जरूरत होना, तो इनकी ये वर्ब की फॉर्म बना देते हैं। और डेयर माने साहस करना, ये इसकी वर्ब की फॉर्म बना देते हैं। अर्थात जो हमारे पास ये विल आता है, नीड आता है, डेयर आता है, इसकी एक अपनी वर्ब की फॉर्म होती है। इनको हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होती है। अब कहाँ ये क्लियर होता है कि ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है? जहां पे इनके साथ हमें कोई और एक मुख्य वर्ब मिल जाए और वो अपनी फॉर्म में मिल जाए तो वहां पे ये सारी जो वर्ब होती है ये ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाती है। और जहां पे ये इकलौती अकेले मिलती हैं ये वहीं पर मेन वर्ब का वर्क करती हैं। क्लियर? तो इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए और इस चार्ट को बना के एकदम से क्लियर कर लीजिए कि इसमें कौन कौन सी वर्ब हमारी किस फॉर्म में जाती हैं। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपने ऑक्सिलरी वर्ब की कुछ शर्तें थी, इनको देखा और समझा
कि ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक मॉडल ऑक्सिलरी। तो हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद तब फिर हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें यही चीज क्लियर हुई होगी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसका यूज हम लोगों को मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है। इसे मेन वर्ब की तरह जैसे क्या होता है, जैसे होता है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ही वॉज अ प्लेयर, यू विल बी हियर। तो यहां पे ये जो विल है, यहां पे वाज है, यहां पे एम है, ये सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हम लोगों को यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में मिलती है। लेकिन बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने शुरुआत में ही देखा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं। तो कौन कौन सी वर्ब कहाँ कहाँ किस टेंस में यूज की जाती है वो आज हम लोग जानते हैं। जैसे पहली ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों ने क्या देखी थी, तो पहली ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों ने देखी थी बी। बी के अंतर्गत हमने क्या पाया था, इज पाया था, एम पाया था, आर पाया था, वाज मिला था हम लोगों को और वर्ब मिला था। ये हमारी पहले सेट के ऑक्सिलरी वर्ब में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो पहला पार्ट था वो बी था और बी में हम लोगों को इतना पार्ट मिला था। अब इज का यूज कहां किया जाता है, इज हमें कहां यूज करने को मिलती है, ये हमें मिलती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज किया जाता है और इसके साथ जो हमें वर्ब की फॉर्म लगती है वो जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है। और फिर इसका जो सब्जेक्ट होता है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमें इज का यूज करना है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, इसके लिए आपको मैंने एक अलग सेपरेट से वीडियो लेक्चर दे रखा है, वो वहां पे जाके आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन एकदम से क्लियर हो जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता क्या है। लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि इज हमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन में यूज करना रहता है। फिर हमारे पास आ जाता है एम। एम का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर एम का यूज करते हैं तो इसकी जो है जो सब्जेक्ट होता है वो केवल आई होता है, ये हमें आई का यूज कराता है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आई यूज हो रहा तो आई के साथ एम और जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों को आईएनजी जोड़ देना रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों को आईएनजी का जब ऐड कर देते हैं तो ये हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मिलती है। और जो वर्ब बी के साथ हम लोगों को जो मेन वर्ब लगानी होती है, जब वर्ब बी हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है और जब ये मेन वर्ब इसके साथ यूज करनी होती है तब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का ही हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आर पे। अगली ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास आर आती है। आर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। और इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल नंबर नाउन होते हैं। प्लूरल नंबर वो फर्स्ट पर्सन में भी आते हैं, वो प्लूरल नंबर जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, वी में भी आता है, यू में प्लूरल होता है, सेकंड पर्सन में प्लूरल होता है नहीं, थर्ड पर्सन में दे आ जाता है और फिर सेकंड पर्सन के साथ यू होता है हमारे पास। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी आर लगाया जाता है। और फिर कोई प्लूरल अगर नाउन मिल जाता है हमें तो प्लूरल नाउन में भी हम लोगों को आर का यूज करना रहता है। यानी कुल मिला के ये जान लीजिए कि आर का यूज अधिकतर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मिल रहा है तो आपको वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर का यूज करना है। और मेन वर्ब के रूप में मैंने बता ही दिया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज करना रहता है। क्लियर। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोगों के पास अगली जो वर्ब की फॉर्म आती है वाज आती है। वाज हमें कहां यूज करनी रहती है, वाज भी में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है
तो ये भी पास्ट टेंस में ही यूज की जाएगी। और इसके साथ भी वर्ब की हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को ही देना रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चूंकि ये दो ही होती हैं इसलिए इनमें से जो सब्जेक्ट यूज होता है ये आई के साथ यूज हो जाती हैं, और फिर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन में हमें प्लूरल भी मिल जाता है, जैसे दे हमें थर्ड पर्सन में मिलता है लेकिन वो प्लूरल होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इसका हम यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसे नाउन के साथ भी यूज किया जाता है। नाउन को आप जानते हैं कि जो सिंगुलर नंबर होते हैं नाउन में, उनके साथ भी हम लोगों को यूज का वाज का यूज करना रहता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे वर्ड वर्ब की तरफ। इसे ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसे वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ा जाता है, इसे हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब जो ये वेयर पढ़ते होंगे वो सर्वथा अनुचित उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इसको वर के नाम से पढ़ा जाता है। आप आज के बाद से इसे वर ही पढ़िएगा। और जब वर का यूज हम लोग करते हैं तो वर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमें वर यूज होता है वो हमारे पास कहां से आ जाता है, ये फर्स्ट पर्सन में हम लोगों को वी मिल जाता है, सेकंड पर्सन में यू मिल जाता है, थर्ड पर्सन में दे मिल जाता है, और फिर इसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन में भी हम लोगों को वर का यूज करना रहता है। और जो टेंस जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो यही फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना रहता है। क्लियर? तो उम्मीद है वर्ब बी का यूज जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, वो कैसे कैसे और कहां कहां होता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने दूसरे वर्ब की फॉर्म की तरफ, जो दूसरी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, जिसको हमने बताया था डू। चार्ट में आपके सामने डू के नाम से आई थी, और ये हमें मिलती है डू, डज और डिड, ये तीनों रूप में मिलती है। अब इसकी एक सबसे खास बात ये होती है कि इसमें सभी के साथ हम लोगों को वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगी, अर्थात वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज की जाती है, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो। इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा कि वर्ब डू जो हमें ऑक्सिलरी वर्ब जब भी कहीं मिलती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेके आती है। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं डू। पहले डू ले लेते हैं। डू को हम लोगों के साथ क्या मिलता है, ये हमें मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? और इसके साथ जो सब्जेक्ट हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट हमें मिल जाता है आई, वी यानी वर्ब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और फिर दे यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर नाउन, प्लूरल नंबर प्रोनाउन, या फिर प्लूरल नाउन। इनके साथ ये डू के साथ ये सब्जेक्ट हमें मिलते हैं, और जो भी बता दिया है कि डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। क्लियर? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें इसके साथ यूज करनी रहेगी। फिर हमारे पास दूसरा जो आ जाता है वो है हमारे पास डज। डज भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है। तो और इसके साथ जो हमें सब्जेक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, ही, शी, इट, और फिर सिंगुलर नाउन, अर्थात थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ सिंगुलर नाउन या फिर प्रॉपर नाउन कोई भी मिल जाए तो वहां पे हम लोग डज का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बता रखा है कि इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अब फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है डिड। डिड जो हमें मिलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है। और डिड में कोई भी पार्ट नहीं बांटा गया है, ये ऑल प्रोनाउन एंड नाउन के साथ हमें यूज करना रहता है। मतलब कोई भी प्रोनाउन आए, कोई भी नाउन आए, इससे कोई मतलब नहीं है। डिड लगा है तो आपको सबके साथ यूज करना रहेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगती है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। तो आपको इस तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जो डू ऑक्सिलरी वर्ब होती है प्राइमरी, वो कहां कहां यूज की जाती है। क्लियर?
तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अगली पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है हैव, यानी हैव ये तीसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारे पास आता है, ये हैज, हैव और हैड। इसके साथ हम लोगों को वर्ब थर्ड फॉर्म में मिलती है। क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज को आप लोगों ने कॉमन देखा होगा कि जो वर्ब बी मिलती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसके साथ हम लोगों को वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मिलती है, अर्थात सबके हर प्रकार के जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसके साथ हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी रहती है। जो वर्ब डू मिली है हमारे साथ, उसमें सबके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी रहती है। और ये जो हैव मिला है, ये हैव के साथ हम लोगों को हर प्रकार के प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी रहेगी। क्लियर? और ये वर्ब आपको इतना डीपली मैं जो बता रहा हूं, ये डीपली वर्ब आपको तब काम आएगी जब आप और आगे टेंस पढ़ते चलेंगे। और मेरी गारंटी है कि ऐसा वीडियो लेक्चर आपको YouTube में कहीं पर नहीं मिलेगा जिसमें आपको वर्ब का इतना डीपली नॉलेज दिया गया होगा, जिसका मैंने अभी तक लगभग 4 या 5 वीडियो लेक्चर बना दिया है और अभी 2-3 वीडियो लेक्चर और बनेंगे। तो अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि जिससे मेरे अगले वीडियो आने वाले वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर करते रहे। और चलते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, और इसमें देखते हैं कि जो ये वर्ब हैव है ये कैसे कैसे कहां कहां यूज की जाती है। सबसे पहले हमारे पास आता है हैज। हैज जो हमें यूज करना रहता है, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हमारा ये हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और हैज के साथ हम लोग को क्या मिलता है, ये हमें मिलता है जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन अर्थात ही, शी, इट या किसी का नाम है और इसके बाद नाउन, सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन सबके साथ हैज का यूज करना रहता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो है हमारा हैव। हैव हमें जो यूज करना रहता है, ये भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हमें जो सब्जेक्ट इसका लेके आते हैं वो आई होता है, वी होता है, फर्स्ट पर्सन पूरा, फिर सेकंड पर्सन पूरा, और थर्ड पर्सन में हमें दे ले लेना था, तो प्लूरल नंबर होता है। और इसके साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। और जो वर्ब की फॉर्म होती है इसके साथ भी थर्ड फॉर्म, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म होती है। और फिर थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है हैड। हैड जो हमें यूज करना रहता है, ये पास्ट परफेक्ट में यूज करना रहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ लगी रहती है, और ये सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, या सिंगुलर नंबर नाउन, या प्लूरल नंबर नाउन, या प्लूरल नंबर प्रोनाउन, जो कुछ भी हो वो सभी के साथ हम लोगों को हैड का यूज कर देना रहता है। और जो वर्ब की फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितना भी बात आपको बताई है वो आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी क्वेरी छोड़िए, और निश्चित ही अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपकी क्वेरी का जवाब दे दूंगा। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट चैनल जो कि है मैथ्स गुरुजी, वहां जाके आपसे सब्सक्राइब करके मैथ की अच्छी अच्छी ट्रिक आप जान सकते हैं, जहां पे मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं, तो जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके पहले मैंने इस वीडियो लेक्चर पे, मतलब इस टॉपिक पे, वर्ब टॉपिक पे लगभग 3 से 4 वीडियो लेक्चर दिए हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा, जहां से जाके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि यदि आप वीडियो लेक्चर को पूरे टॉपिक को समझना चाहते हैं तो पूरे टॉपिक के लिए आपको कई सारे 2-3-4 वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। और अभी भी इसमें जो हमने यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी बताया है, इसके बाद यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी बचा हुआ है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। और यदि अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।